ओके, सो बेसिकली हम लोग अभी यहाँ पे जुड़े हैं पेपर को डिस्कस करने के लिए, जो पेपर आप लोगों को दोपहर में दिया गया था देने के लिए। और पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पेपर में प्लीज़ आप लोग पार्टिसिपेट हुआ करिए। ये डिस्कशन से आपको पता चलेगा कि आपने जो क्वेश्चंस किए हुए हैं उनमें से कितना सही भी है, एज वेल एज उनके जो पीछे का अप्रोच है, आपका कॉन्सेप्ट है, उसमें कितनी आपके मतलब फैक्ट है और कितना वो सही है और कितना गलत है। ओके, सो ट्रेंड यही रहेगा कि क्वेश्चंस आपके सामने रिलीज होंगे और आप लोग उसका आंसर करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको क्या आप एक बार रीड आउट करेंगे तो आसानी से आप आंसर कर पाएंगे कि हाँ आपने इसके लिए क्या आंसर किया हुआ है और क्यों आपने ऐसा किया हुआ है। ओके, सो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, आपको 40 क्वेश्चन थे, 40 मिनट का टाइम दिया गया था आपको, और मैंने आपको 45 मिनट से बोला था कि हाँ आप इसको सबमिट कर दीजिए। इस टेस्ट का नंबर पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ये सामने इस तरीके से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एंजाइम्स? कौन सा स्टेटमेंट एंजाइम को लेकर के क्या है, सही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में के ऑप्शंस में आपको दे रखा है, ऑल रिक्वायर्स अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर देयर एक्टिविटी। क्या ऐसा सही है कि सारे एंजाइम मॉलिक्यूल्स को काम करने के लिए वाटर चाहिए होगा? सो आंसर इज नो। ऐसा नहीं है कि सारे क्लास ऑफ एंजाइम को अपना फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ऑल लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना होगा। आपको बताया गया है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब के सब आपके क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने का काम करते हैं, किसी भी रिएक्शंस के। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने का जो काम होता है वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, लोअर करते हैं, राइट। सो ऑल एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने के वो उस रिएक्शंस के रेट को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। एग्जांपल आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट होता है और किस तरीके से कोई भी एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, लो करता है। क्या आप में से जो लोग क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लेते हैं वो बता पाएंगे कि एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एंड सेकंड ऑफ ऑल, हाउ एन एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी काइंड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जो लोग क्लास लेते हैं वो अपनी अपने व्यू को बता सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, प्रियंका, मेरा सवाल ये था कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, बट हाउ, कैसे, क्या करता है वो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? आप बाकी लोग भी बता सकते हैं, सिर्फ प्रियंका से ही सवाल नहीं है। मतलब जो लोग क्लासेस डेली लेते हैं, लाइक एज दास हैं, अनामिका हैं, सतीश हैं, रितु हैं, ज्योति हैं, अमित हैं। हाँ हाँ, बाइंडिंग एनर्जी को लो करके करता है। मतलब सबके मिक्स मिक्स वाले कॉन्सेप्ट हैं। रितु ने बताया कि मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी सबस्ट्रेट या किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट बार बार टर्म हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एंजाइम जिस चीज़ पे काम करता है उसको बेसिकली आप क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं, राइट। और किसी भी एंजाइम के पास अपना क्या होता है, एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स होता है। हाँ सतीश बताइए। ओके, चलिए, काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोगों को। बताया था कि मान लीजिए अगर आपका कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और सारे रिएक्शंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक फिक्स एनर्जी बैरियर से क्या होता है, क्रॉस आउट होना होता है। और जब उस एनर्जी बैरियर को क्या करते हैं, वो लोग क्रॉस कर लेते हैं, तब जाकर के उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर होने का क्या मिलता है, चांस मिलता है। और उसी एनर्जी बैरियर को आप बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज द थ्रेश होल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये आपका कोई एक रिएक्टेंट है और इसको क्या करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। ये इसका क्या है, बॉटम लाइन मीन्स बेस लाइन है। ये वाली जो पीक वाली वैल्यू दिखाई दे रही है इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास अपनी खुद की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी में प्लस होकर के जो ये एनर्जी बैरियर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस यहाँ तक पहुँच जाने के लिए लगने वाली मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी को आप बोलते हैं, दैट इज द
एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी आपको कौन? भाई वो रिएक्शंस के टाइप होंगे। वो रिएक्शंस आपको गिब्स फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे उनके लिए और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे उनके लिए। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में आपको नहीं बताया गया था। वो आपको बताया गया था थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट में कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो वहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट के। तब जाकर के वहां पे एनर्जी क्या होती है, एमिट आउट होती है या रिलीज होती है। और ऐसे रिएक्शंस को आप एक्सोथर्मिक के नाम से जानते हैं। आपको सबस्ट्रेट और एंजाइम के कॉन्सेप्ट में कभी नहीं बताया गया। उसके लिए जो और एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप चाहे कहीं पे भी लगाएंगे वही आएगा। कुछ कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें किसी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ऐसे रिएक्शंस को आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के लिए आपको बताया गया था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में हमेशा एनर्जी क्या होती है, एमिट आउट होती है, रिलीज होती है। और उन रिएक्शंस को आप एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक के नाम से जानते हैं इंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट के बारे में। ठीक है प्रियंका? आप कॉन्सेप्ट को गलत समझ रही हो। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किसी भी रिएक्शंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। मतलब ऐसे आप समझिए कि सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ना हो। और उस एनर्जी को आप बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट? इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को सपोज जैसे मान लीजिए कि कोई भी सामान है आपके पास, 100 रुपए का आपको परचेज करना है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका प्राइस है 100 रुपए। आपके पास खुद के 25 रुपए हैं मान लीजिए, ठीक है? आपको इस 100 रुपए का सामान परचेज करने के लिए प्लस और कितना चाहिए होगा, 75 चाहिए होगा। सो वही केस होता है रिएक्टेंट के केस में कि रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, लेकिन वो एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं है कि उनके जो थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको मीट कर पाए। तो इस एनर्जी में जितना मिनिमम प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करने के लिए, उसी को आप बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम कौन करता है? एंजाइम। मतलब ये कि सपोज कीजिए अभी ये प्राइस आपका क्या था, 100 रुपए का था, और इसकी प्राइस अगर ये क्या कर दे, 50 रुपए कर दे, मतलब इस तरीके से कर दे। आपको ग्राफ से भी समझाया गया था। तो ये सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करना शुरू कर जाते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि उनके पास अब पैसा मतलब उनके पास एनर्जी सफिशिएंट हो चुकी है। कैसे कम करता है उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि जब कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से क्या करता है, बाइंड करता है, तो यहाँ पे इनके पास जो पाए जाने वाले ग्रुप होते हैं और इनके एक्टिव साइड में पाए जाने वाले जो ग्रुप होते हैं, लाइक एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लाइक एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनके बीच में हाइड्रोफोबिक और आयनिक इंटरेक्शंस होते हैं, मतलब रिवर्सिबल टाइप के, जिसके हेल्प से यहाँ पे एनर्जी इमिट आउट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। और यही बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, लो होती है, जिससे कि अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट हो पाते हैं। ओके। आपको ये कॉन्सेप्ट दिया गया था क्लासेस के टाइम पे। आई थिंक आपने क्लास अटेंड नहीं किया होगा, शायद जिस वजह से प्रॉब्लम आपको हो रही है। क्या ये प्रॉब्लम बाकी लोगों को भी एग्जिस्ट कर रही है? आप लोगों को अच्छे से समझाया हाँ हाँ जी। ओके। पुराने लेक्चर्स को थोड़ा देख लीजिए जहाँ पे कहीं प्रॉब्लम हो। सो इस क्वेश्चंस के लिए जो आंसर आपके पास सही होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, दैट इज कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सबके पास ये फीचर है कि वो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएंगे। और रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करते हैं, कम करते हैं। ओके। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसके लिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दैट इज दिस वन। सो लोअर्स द अलाउ लोअर द एक्टिवेशन एनर्जीज। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, जिससे कि अब आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मैक्सिमम से मैक्सिमम रिएक्शन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जाइमोजेन। यहाँ पर आपको सवाल दिया गया है जाइमोजेन को लेकर के, एन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। एक्टिव तो होगा नहीं, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। ये जाइमोजेन बेसिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव या प्री प्री एक्टिव एंजाइम के फेज के नाम को बोला जाता है। कोई भी जो एंजाइम है, जैसे लाइक एज
ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन आपका हमेशा ऐसे एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है, उसके वो पहले क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो उसमें प्रोटियोलाइटिक कुछ क्लीवेज होती हैं, कुछ अमीनो एसिड्स को ब्रेक किया जाता है, तब जाकर के वो एक्टिव फॉर्म में आता है, राइट। तो zymogen बेसिकली एक इनएक्टिव फेज को बताता है, इनएक्टिव फेज ऑफ एंजाइम, और कैसे, दैट इज द प्रोटियोलाइटिक क्लास के, इनमें की क्लीवेज होती है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या है, सही आंसर है। इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जितने भी आपके प्रोटीन सिस्टम पे अटैक करने वाले, काम करने वाले एंजाइम्स होते हैं, वो सब के सब आपके बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। तो उस इनएक्टिव फॉर्म को बेसिकली आप जाइमोजेन के नाम से जानते हैं। कितने लोगों का ये आंसर, बेसिकली प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज सिर्फ प्रोटीन टाइप के एंजाइम्स में होता है। क्लीवेज ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं में हो, और भी हो सकता है, बट ये टर्म जो जाइमोजेन का है वो स्पेसिफिक क्लास ऑफ एंजाइम को यूज करता है, ऐसे क्लास ऑफ एंजाइम जो कि प्रोटीन डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उनके एंजाइम्स, नहीं नहीं, इनएक्टिव है, मतलब इनएक्टिव, या कह सकते हैं कि प्री एंजाइम फेज के नाम से इसको जाना जाता है। और ये वाले एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली, मतलब कि नॉर्मल कंडीशंस में आपकी बॉडी में एक्टिव नहीं होते हैं। जब ज़रूरत इनकी पड़ती है तो उनमें कुछ न कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिनमें कि कुछ पोर्शन उनका क्या होता है, क्लीव आउट होता है, तब जाकर के वो एक्टिव फॉर्म में आ पाते हैं। तो जाइमोजेन जो है वो इनएक्टिव फेज या इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पर आपको बाकी किसी में इनएक्टिव फेज नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है। कैसे हो सकता है भाई? आप बताइए, ज़ाइमोजेन एक्टिव एंजाइम कैसे हो सकता है? ये ऑप्शंस आपने कैसे ऑप्ट कर दिया? ज़ाइमोजेन तो कभी, ऑब्वियसली वही, आप मुझे ये बताइए, ये आपको ये मालूम है कि ज़ाइमोजेन इनएक्टिव एंजाइम होता है, आप उसको एक्टिव कैसे लगा के आ सकते हैं? ए, प्रोटियोलिटिक प्रोटियोलाइटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब आप उसको एक्टिव लगा के चले आएंगे? ये तो नहीं है ना, जाइम, क्या? हम्म, नहीं नहीं, जैसे देखिए आपने, इस लाइन का क्या मतलब है, इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मतलब इसका ये हुआ कि जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम होंगे, उसका ही इनएक्टिव प्रिकर्सर है, मतलब इस मॉलिक्यूल्स का क्लीवेज होकर के क्या बनेगा, आपका एक्टिव मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे, लिसन लिसन लिसन, ट्रिप्सिनोजेन का नाम सुना है आपने? ये ट्रिप्सिनोजेन का क्या होता है, यहाँ पे HCl के प्रेजेंस में, मतलब एसिडिक कंडीशन में प्रोटीलाइसिस होती है, तब जाकर के आपका क्या बनता है, ट्रिप्सिन बनता है। तो इस केस में इस ट्रिप्सिन एंजाइम का ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, ट्रिप्सिनोजेन, जो कि आपका क्या है, एक इनएक्टिव फेज है। तो यही बात ये बोलना चाहता है, इनएक्टिव प्रिकर्सर है ये, मतलब ये एंजाइम जब तक इस फॉर्म में रहेगा तब तक ये एक्टिव नहीं हो पाएगा। इसको एक्टिव हो, हाँ, हाँ, अरे भाई, जाइमोजेन मीन्स इनएक्टिव स्टेज ऑफ एंजाइम। इसका, इस लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, इनएक्टिव प्रिकर्सर, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मॉलिक्यूल है वो प्रिकर्सर का काम करेगा, लेकिन अभी इनएक्टिव है। प्रिकर्सर्स का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनसे कि कोई आगे वाला मॉलिक्यूल बने। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फाइटो हार्मोन्स में, प्लांट हार्मोन्स में इंडोलिस्टिक एसिड, राइट, लाइक एज IAA। सो ये इंडोलिस्टिक एसिड किससे मिलकर के बनता है, ट्रिप्टोफैन से। तो इस केस में ट्रिप्टोफैन क्या होगा, आपका प्रिकर्सर होगा, किसके लिए, इंडोलिस्टिक एसिड के लिए। ओके। सो प्रिकर्सर्स का मतलब होता है कि उस मॉलिक्यूल से ही आगे वाला जो आपका एक्टिव फॉर्म वाला का मॉलिक्यूल होगा वो बनेगा, उसको आप बोलते हैं प्रिकर्सर। तो चूंकि ये वाला मॉलिक्यूल से ही आपका क्या बन रहा है, ट्रिप्सिन बन रहा है, और ये इनएक्टिव फॉर्म है, दैट इज वाई यहाँ पे वर्ड आया है इनएक्टिव प्रिकर्सर। आपकी समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो स्टेटमेंट जो आपके लिखे गए, स्टेटमेंट जो लिखे है वो सही है, आपने अपने हिसाब से उसको समझ लिया है। उस लाइन का सिर्फ मतलब यही है कि ऐसा प्रिकर्सर जो कि अभी इनएक्टिव फेज में है, ऑब्वियसली है, और ये एक प्रोटियोलाइटिक क्लास ऑफ एंजाइम होता है, दैट इज यहाँ पे लिख रखा है, इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम।
चलिए अच्छा है कि आपके डाउट्स जो हैं वो आप अच्छे से क्लियर कि यहाँ पे डाउट है तो चलेगा, लेकिन अगर यही लगा कर के जैसे भी प्रियंका ने बोला कि सर इनएक्टिव देख कर के प्रोटीओलाइटिक देख कर के मैंने एक्टिव लगा दिया, तो मेरे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि ज़ाइमोजेन का मतलब आपको मालूम है कि हमेशा इनएक्टिव होता है। तो अगर आप अरे भाई ये तो ये तो पूरी त नहीं, नहीं ये लॉजिक तो पूरी तरीके से मतलब कह सकते हैं कि बेसलेस है। कहने का मतलब मेरा ये है, आपका कन्फ्यूजन कहाँ होना चाहिए था? सपोज़ अगर मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा होता कि इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ अ प्रोटीओलाइटिक एंजाइम, इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ ऑल एंजाइम, इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ सच काइंड ऑफ एंजाइम, तब आप ये वर्ड अगर आप बोलते कि हाँ सर हमको ये डाउट था कि हाँ यहाँ पे इनएक्टिव तो क्लियर होना चाहिए ना, ज़ाइमोजेन का मतलब इनएक्टिव होता है। और आपको 3 ऑप्शंस में कहीं पे भी इनएक्टिव नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक ऑप्शन में इनएक्टिव दिखाई दे रहा है। फिर तो आपका ये कन्फ्यूजन का लॉजिक देना मतलब एक तरीके से बेसलेस है। आपको जब ये मालूम है कि ज़ाइमोजेन मतलब इनएक्टिव होता है, तो वहाँ पे प्रोटीओलाइटिक हो, लाइपोलाइटिक हो या ग्लाइकोलाइटिक हो, डज़न्ट मैटर। और ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है। अगर इन ऑप्शंस में भी यहाँ पे इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम दे रखा होता है, इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ लाइपोलाइज एंजाइम दिया, तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर मैंने तो ऐसे लिख रखा था कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। आप एक्टिव लगा कर अगर आई हैं, फिर तो ये पूरी तरीके से गलत है, कोई मतलब नहीं है उसका। क्या? नहीं, यहाँ पे प्रिकर्सर वर्ड है, कहीं पे इनएक्टिव वर्ड आपको दिखाई दे रहा है सतीश? जाइमोजेन का मतलब ही होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव वर्ड अगर आपको कहीं पे दिखे तो फिर आप देखिए उस 4 ऑप्शंस में सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे इनएक्टिव वर्ड है, और आपको ये बार-बार पढ़ाया गया था एंजाइम में टर्म्स टर्म्स को लेकर के ज़ाइमोजेन, एबज़ाइम और आइसोज़ाइम, राइबोज़ाइम, ये सब सारे वर्ड आपको बताए गए थे। और वहाँ पे जब मैंने आपको ये ज़ाइमोजेन के बारे में बताया था तो बोला था कि हाँ, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। जब भी कोई एंजाइम आपका इनएक्टिव स्टेज में है तो उसको आप ज़ाइमोजेन के नाम से जानते हैं। तो इनएक्टिव वर्ड अब बाकी और किसी भी ऑप्शंस में आपको नहीं दिख रहा है, और इसके लिए भी मुझे लग रहा है कि सब लोगों ने सवाल ही गलत करके आए हैं। कितने लोगों का सही है ये? अच्छा, ओके। कितने लोगों का गलत है, गलत पे आते हैं? ओके, गलत हो गया। क्या लगा कर आए हैं? प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ओके, चलिए कोई नहीं। अभी कन्फ्यूजन दूर है सबका या फिर अभी भी कुछ डाउट है? आगे बढ़ें? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन, होपफुली कि ये वाला क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, तो सलाइवा में भी और टीयर्स में भी दोनों ऑप्शंस पे जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या है सही आंसर। चलिए, मतलब कोई कुछ क्वेश्चन हैं जिसपे कि 100% सहमति सबकी बन रही है। विच क्लास ऑफ एंजाइम कैटालाइज द ब्रेकिंग ऑफ अ कार्बन 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 नाइट्रोजन बॉन्ड? आपको ये बताया जा चुका है, 6th क्लास ऑफ एंजाइम मैंने पढ़ाया था, और यहाँ पर आप लोगों में से देखना होगा कि क्या लगाया है। क्या ये ऑक्सीडेज क्लास ऑफ एंजाइम होगा? गलत ऑप्शन। क्योंकि ऑक्सीडेज जो होगा हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात करेगा, जबकि यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकेज की बात कर रहा है। हाइड्रोलेस बेसिकली ये क्लास ऑफ एंजाइम है जहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। जैसे ये बॉन्ड आप कहाँ पे आपको कहाँ पे देखने पे मिलेगा, जैसे ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होती है ग्लूकोज ग्लूकोज की मॉलिक्यूल में, ये कहाँ पे देखने का पेप्टाइड बॉन्ड में देखने को मिलेगा, अमीनो एसिड के बीच में या प्रोटीन में। तो ये सब बड़े सारे बॉन्ड को ब्रेकआउट करने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है लगता है, जिसको क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलेस क्लास ऑफ एंजाइम जो होते हैं वाटर को ऐड करके कार्बन 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 नाइट्रोजन इन सारे कोवलेंट बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या है, सही है। कितने लोग का आंसर सही है ये? ओके। एब्जाइम, ये भी आप लोगों को एंजाइम पढ़ाने के टाइम एंटीबॉडी पढ़ाने के टाइम पे बताया था, तो होपफुली कि आप लोग इसको सही करके आए होंगे। जब किसी भी एंटीबॉडी के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी आ जाती है तो उसके लिए टर्म्स आप यूज करते हैं एब्जाइम को। सो ऑप्शन नंबर बी सही होगा एब्जाइम के लिए, दैट इज एंटीबॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? तो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, राइबोजाइम भी एक आरएनए एंजाइम है, राइबोफ्लोविन कोई एंजाइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसके लिए सही होगा। ये भी क्वेश्चंस बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि कंट्रास्ट ऑप्शन था, तो सबके सही होने चाहिए। ओके, an enzyme A catalyze a reactions glucose to glucose 6 phosphate. Enzyme A belongs to
यहाँ पे बोल रहा है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने वाले एंजाइम को कौन से क्लास ऑफ एंजाइम में रखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। तो फॉस्फेट एक क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप ट्रांसफर वाले एंजाइम को आप ट्रांसफरेज क्लास से बिलोंग कराते हैं। मीन्स ट्रांसफरेज क्लास से क्या करता है, वो बिलोंग करता है। एग्जाम्पल आपको दिया था कि मान लीजिए ए एक्स है और यहाँ पे कोई ग्रुप ए लगा हुआ है और प्लस यहाँ पे क्या है, ये वाई है। रिएक्शंस अगर कराया जाए और मान लीजिए आपका ये एक्स वाला जो ग्रुप है वो ट्रांसफर कहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, दैट इज द वाई के साथ में यहाँ पे ए बन जाएगा। ऐसे क्लास ऑफ एंजाइम को ट्रांसफरेज बोलते हैं। जबकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उसे ऑक्सीडोडाइरेक्टेज के नाम से जानते हैं। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, दैट इज द ट्रांसफरेज क्लास ऑफ एंजाइम। कितने लोग का सही आंसर? ओके, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? वेरी गुड। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने ये वाले फॉर्मूले को यूज किया था, दैट इज ICNU और VNDD एंड काइंड, यूज किया था? अगर आपने यूज किया है तो ये कभी भी सवाल आपका गलत ही नहीं होगा। आई फॉर इनिबिटर, वी फॉर वी मैक्स, के फॉर के एम, सी फॉर कॉम्पिटेटिव, एन फॉर नॉन कॉम्पिटेटिव, यू फॉर अनकॉम्पिटेटिव, एन फॉर नो चेंजेस, डी फॉर डिक्रीज और आई फॉर इंक्रीज। पूछ रखा है किसके लिए, दैट इज द कॉम्पिटेटिव इनिबिटर के लिए। सो कॉम्पिटेटिव मतलब कि इसकी बात कर रहा है, इनिबिटर आपका कॉम्पिटेटिव होगा तो वी मैक्स की वैल्यू पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, जबकि के एम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे देखना है, इंक्रीज के एम एंड वी मैक्स नहीं होगा, इंक्रीज के एम एंड डिक्रीज वी मैक्स नहीं होगा, डिक्रीज के एम ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, इंक्रीज के एम एंड नो इफेक्ट ऑन वी मैक्स। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये वाला आप लॉजिक याद रखिएगा, ICNU, VNDD एंड काइंड, ये आपको CSIR के एग्जाम में भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर दे के जाएगा। और इससे आपको पूछे जाते हैं इंक्रीज और डिक्रीज को लेकर के, वी मैक्स और के एम की वैल्यू को। सो होपफुली कि आपको ये अच्छे से याद भी हो जाए, ICNU, VNDD एंड काइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर? इसी वाले लॉजिक से हमारा फिर ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। नॉन कॉम्पिटेटिव मीन्स इसके बारे में बात कर रहा है ये। तो वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इसके बाद के एम की वैल्यू क्या होगी, नो चेंजेस होगा। तो वी मैक्स की वैल्यू डिक्रीज और के एम की वैल्यू नो चेंजेस, डिक्रीज वी एम एंड नो इफेक्ट ऑन के एम। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। सही है सब लोगों का आंसर ये? हाँ जी, वेरी गुड। ये वाले क्वेश्चंस किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए ये वाले, क्योंकि अगर आपने ये फॉर्मूला याद रखा होगा तो इसमें आपको कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। ओके, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उससे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि आपको सही चीज जानने की और ये अप्रोच आपको एग्जाम में लगाने की। टेस्ट इसीलिए होता है कि आपके अंदर में जो थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट को लेकर के लैकुना है, जिसको कि आप सही से समझ नहीं पाए हैं, वो रेक्टिफाई हो सके। तो आप इसको लेकर के बहुत ऐसे पॉसेसिव मत हो जाना कि हाँ मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैं तो बहुत खराब कंडीशन में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पायरुवेट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कल की क्लास में ही आपको डिस्कस किया था। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से आपका बनता क्या है, दैट इज द पायरुविक एसिड। और उस पायरुविक एसिड का फिर से क्या बनता है, दैट इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इसी एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, दैट इज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस को बोला जाता है। मतलब पायरुविक एसिड से आपका CO2 मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यहाँ पे रिलीज होता है। ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, एसिटाइल कोएंजाइम को 2 जो होता है वो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। और ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसके लिए, सही हो जाएगा। ये सब गलत है। ओके, कितने लोग का सही आंसर ये? चलिए, जिन लोगों ने भी कल की क्लास लिया होगा उनका सही ही होना चाहिए। ओके, इंसुलिन इज व्हाट? इंसुलिन के बारे में पूछ रहा है। पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड नो इफेक्ट ऑन ग्लाइकोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट, क्या है बताइए? क्या लगाया ऑप्शन आप लोगों ने? पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और कितने लोगों ने लगाया है नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? कैसे ये क्वेश्चंस पे मैं थोड़ा सा आप लोगों का चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट जानना, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉजिकल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। आपको मालूम है कि इंसुलिन एक हार्मोन है, और इस हार्मोन से ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में कम होता है। कहाँ पे? ब्लड में। मतलब इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक को क्या करता है, बढ़ाता है। मतलब अगर आपके बॉडी में
ग्लूकोज की डिफिशियंसी हो जाती है सेल्स में, तो इंसुलिन हार्मोन्स बनेगा और वो इंसुलिन हार्मोन्स आपके ब्लड के ग्लूकोज को सेल्स में ले जाने क्या करता है, काम कराता है। मतलब ग्लूकोज के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ग्लट, उन ट्रांसपोर्ट्स को एक्टिव करता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या करे, जा सके। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ग्लाइकोलाइसिस से, जो कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। सो आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे ग्लाइकोलाइसिस से रिलेट करते हैं, अभी आपका इस पे मुझे व्यू जानना है। ग्लाइकोलाइसिस को पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा, पहले वो लोग बात करेंगे जो लोग बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रेगुलेटर है। पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का मीन क्या है, क्या समझते हैं आप उससे? हाँ, मतलब सिंपल सी भाषा में समझे अगर, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को इंक्रीज कराने वाले फैक्टर को, रेगुलेटर को आप पॉजिटिव बोलेंगे। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को डिक्रीज करने वाले, मतलब हैम्पर करने वाले फैक्टर्स को आप नेगेटिव बोलेंगे। क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो आप बताइए कि इंसुलिन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बी कैसे? नेगेटिव मतलब कि आपके हिसाब से अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है तो, अरे सेल में ग्लूकोज जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं करे, ये मैसेज कैसे जाएगा? एक सेकंड, एक सेकंड, प्रियंका, सेल में ग्लूकोज अगर जाएगा, डेफिनेटली। फिर चलिए, वेरी गुड। समझिए बात को, पॉजिटिव रेडिएटर का मतलब ये हुआ कि ऐसे सारे फैक्टर जो कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उनको आप बोलेंगे पॉजिटिव। इंसुलिन का काम मैंने आपको शॉर्ट में समझाया कि ब्लड में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सेल में ट्रांसपोर्ट कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। सेल में ट्रांसपोर्ट कब होगा, जब आपके बॉडी में, आपके सेल्स में ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप डाउन होगा। सेल्स में आपका जब ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप डाउन होगा, तो उस टाइम पे आपकी पैंक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन्स का क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, जिससे कि आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। मतलब कहाँ पे ले जाएगा, सेल्स में ले जाएगा। और अगर सेल्स में ग्लूकोज गया है तो उसका क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस के लिए ही गया है। तो इसका मतलब कि इंसुलिन ने ग्लाइकोलिसिस के रेट को क्या किया, बढ़ाया। कैसे? ग्लूकोज के कंसंट्रेशंस को सेल में बढ़ा करके, जो कि ब्लड में था, और ब्लड से सारा का सारा ग्लूकोज कहाँ पे जा रहा है, सेल में जा रहा है। समझ आया? ओके। सो आंसर इज द पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है? क्योंकि ऐसे ही एग्जाम आपके, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पार्ट सी वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे करके आपसे रिलेशन पूछा जाएगा, और आपको बताना रहेगा पहले कि इसका इसका क्या रिलेशन होता है। अगर आप इस केस में इंसुलिन का फंक्शन और उसके बारे में अगर आप नहीं जानते, तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। चलिए, कितने लोगों का सवाल ये सही हुआ है वैसे, बाय द वे? वेरी गुड। ऐसे जब क्वेश्चन सही होते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो आपने कॉन्सेप्ट तो लगाया है। आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ NADS फॉर्म्ड इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने की बात से कर रहा है। इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट सिस्टाइल कोएंजाइम ए, फिर इसके बाद आपका TCA साइकिल, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन सब की बातें कर रहा है, जहां से आपको NADS की बात की गई है। तो कितने लोगों ने क्या आंसर लगाया, पहले तो उस पर चर्चा करेंगे। जरा फटाफट बताइए, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में NADH कितना बनेगा? हाँ, नहीं नहीं, मैं सिर्फ अभी ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा हूँ। कोई 3 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। ग्लाइकोलिसिस का नेट रिएक्शन पढ़ाया मैंने आप लोगों को। 3। चलिए, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ये बनने में कितना बनेगा? 2। 3 और 2 5, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे।
3 प्लस 2, इसके बाद तीसरे साइकिल में कितना बनेगा? अरे अभी कल ही तीसरे साइकिल पढ़ाया हूँ। 6 बनेंगे, चलिए लिख दिया यहाँ पे 6। तो 6 2 8 3 11, 11 तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसलिए इन्होंने 10 लगा दिया। ये कौन है वैसे जो आंसर दिया अभी? अभी ये किसने बोला कि मैंने 10 लगा दिया इसलिए? नहीं 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 नहीं, अभी जस्ट जब मैंने ये बोला कि ओके ओके ओके, अनामिका, अनामिका को आंसर 11 नहीं मिला तो उन्होंने 10 पे लगा दिया। 9 क्यों नहीं लगाया अनामिका आपने? क्योंकि 11 से बाद में नीचे 10 आता है। आप लोगों को भैया देखिए याद रखना पड़ेगा, कल की क्लास में आप लोगों को बैलेंस शीट दिया था कि कौन सी प्रोसेस में कितना आपका एनएडीपीएच और एनएडीएच और एटीपी बनता है, कहाँ कहाँ से बनता है, सब बताया था। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के बाद फिर से आप लोग रिकैप कीजिए, फट तुरंत अपना पीडीएफ फाइल खोलिए, देखिए वहां पे बैलेंस जो इक्वेशन लिखा है क्या लिखा हुआ है, जल्दी खोल के बताइए। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में नंबर ऑफ एनएडीएच मॉलिक्यूल्स कितने बने हैं? हाँ, अभी तक किसी से जवाब मिल नहीं रहा, सब लोग फटाफट खोल के दिखाइए क्योंकि पढ़ तो रही नहीं है आप लोग। आंसर में 3 किसने बताया था? जो लोग 3 बताए हैं पहले उनको वो लोग अपना। हाँ, तो दास चेक करिए अपना पीडीएफ फाइल। वहां पे मैंने ऐसे स्टार्टिंग में जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया है ना, उसके नीचे पूरा बैलेंस इक्वेशन आपको लिख करके दिया था, कितना आपका एडीपी, कितना आपका एटीपी, कितना आपका एनएडीएच और ग्लूकोज, फिर पायरुवेट एसिड, सब लिख के दिया हुआ है। देखिए कितना लिखा वहां पे एनएडीएच। वेरी गुड। सो ग्लाइकोलिसिस सबको क्लियर हो रहा है? सतीश, आपने क्या बताया था? 3? पीडीएफ फाइल है आपके पास? अच्छा, तो क्या लिखा है नोट्स में? वेरी गुड। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे और आपको इसको समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक कंप्लीट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है और कंप्लीट की बात जब भी करेगा तो आपको ग्लाइकोलिसिस से लेकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक का जाना पड़ेगा। और उस बीच में आपके जहाँ जहाँ पे एटीपी और एनडीपीएच बनते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आपने देखा है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में बेसिकली 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल्स, इसके बाद पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होने के लिए भी आपका क्या बनता है? एक बनता है। चूंकि यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड होते हैं इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे बन जाएंगे। टीसीए साइकिल में एक पायरुविक एसिड के लिए क्या बनता है? आपका 3 बनता है एक एस्टाइल कोएंजाइम के लिए। तो चूंकि 2 एस्टाइल कोएंजाइम बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू टू इक्वल टू 6। तो 2 टू 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। सो 10 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। समझ आया? ग्लाइकोलिसिस में 2 एनएडीएच, पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम ए बनने के लिए एक एनएडीएच लगता है। चूंकि 2 पायरुविक एसिड बनता है आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, दैट इज वाई यहाँ पे 1 इंटू टू हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा? दैट इज द 2। सो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ओके, सो 2 और 6 8 और 2 10, 10 एनएडीएच मॉलिक्यूल्स लगेंगे। अब ये चीज आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिंगल राउंड ऑफ टीसीए? क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। सिंगल राउंड ऑफ टीसीए का पूछ रहा है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक एसिटाइल कोएंजाइम की बात कर रहा है। ये कितना? एक एसिटाइल कोएंजाइम की, और एक एसिटाइल कोएंजाइम की बात करेगा मतलब कि 1 पायरुविक एसिड की बात कर रहा है, एक पायरुविक एसिड का। तो पूछ रहा है कि कितना बनेगा टीसीए साइकिल में, आप इसको बताइए जरा फटाफट। वेरी गुड। यहाँ पे ऑप्शन था 3 एटीपी एंड 1 एनएडीएच, ये गलत हो जाएगा। 3 एनएडीएच 1 एटीपी ये सही हो जाएगा। ये दे रखा है आपको कंप्लीट के लिए, अगर आप कंफ्यूज होंगे तो फिर आप ये भी लगा के चले आएंगे जो कि गलत है। यहाँ पे दे रखा है सिंगल राउंड।
ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसके लिए सही है? कितने लोग का आंसर सही है ये? चलिए, वेरी गुड। ओके, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनहिबिटर ऑफ अ टीसीए साइकिल? टीसीए साइकिल में इनमें से कौन सा इनहिबिटर नहीं है? मेलोनेट, मैलिक एसिड, आइडोसिटेट, एनार्सिनेट। अभी कल की क्लास में ही आपको टी साइकिल पढ़ाया था, वहां पे भी आपको सब एंजाइम्स के लिए जो इनहिबिटर थे बताए थे। बताइए फटाफट। मैलिक एसिड। वेरी गुड। आइडियोस्टेट तो होता है, ये तो आपने पढ़ा है, ये तो होगा ही नहीं। आर्सेनिक आपने ये भी पढ़ा है, ये भी तो होगा नहीं। मेलोनेट और इसमें ये दोनों आपको कंफ्यूजन कर सकता था क्योंकि दोनों साउंड में एक लग रहे हैं। ये वाला आपका इनहिबिटर होता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, दैट इज द मेलेइक एसिड, नॉट मैलिक एसिड। मेलाइक एसिड है जो कि आपका इनहिबिटर के काम के तरीके से काम नहीं करता। बाकी ये तीनों हैं जो कि आपके टीसीए साइकिल के अलग अलग स्टेज ऑफ एंजाइम के लिए क्या है, इनहिबिटर का काम करते हैं। पायरुवेट ऑक्सीडेशन कैटालाइज्ड बाय पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट काइनेज और नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी, ये तो बहुत ऑप्शन सिंपल सा क्वेश्चन था। पीडीएच जिसको आप बोलते हैं, सब लोगों का मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। इन ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोलाइसेंस टेक्स प्लेस। ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोलाइसेंस कहाँ पे स्टार्ट होता है? पहला वाला, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट टू वन थ्री बिस फॉस्फोग्लिसरेट, या वन थ्री बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये वाला। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्या ये रिएक्शन जो लिखा है ये सही ऑर्डर में है? गलत है। वन थ्री बिस फॉस्फोग्लिसरेट से थ्री फॉस्फोग्लिसरेट, ये इसके लिए क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना सेकंड कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में तो एटीपी आपकी क्या होती है? कंज्यूम होती है। ये भी क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही है। वन थ्री बिस फॉस्फोग्लिसरेट से थ्री फॉस्फोग्लिसरेट का बनना, जहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है और सेल्स में एडीपी के साथ में रिएक्शंस करके क्या बनाएगा? दैट इज द एटीपी। सो एडीपी आपका सेल्स में प्लस आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये मिल करके यहाँ पे क्या बनाएगा? एटीपी। चूंकि यहाँ पे एटीपी का जनरेशन सबस्ट्रेट के ही फॉस्फेट डोनर से हो रहा है, दैट इज वाई आप इसको सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरेसेंस के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस? वेरी गुड। अलग से हेडिंग डलवा करके लिखवाया था कौन कौन से रिएक्शंस इरिवर्सिबल हैं, कौन कौन से रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं, कौन कौन से एंजाइम रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पूरे ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में सिर्फ तीन ही रिएक्शन हैं जो कि आपके रिवर्सिबल हैं। कौन कौन से? बताइए फटाफट। अरे, रिवर्सिबल रिएक्शन बताइए कौन कौन से हैं? जहां जहां कहीं पे भी फॉस्फेट बन रहा हो, मतलब लग रहा होगा, वो सारे रिएक्शंस आपके इरिवर्सिबल हैं। तो पूरे ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे में तीन आपके क्या है इरिवर्सिबल? कौन कौन से? जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का बनना, मतलब यहाँ पे एटीपी क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। मतलब यहाँ पे फॉस्फेट के ऊपर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। एटीपी चूंकि लग रही है, तो ये रिएक्शंस आपके रिवर्सिबल नहीं है। ये कैसे हैं? इरिवर्सिबल है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना, यहाँ पे भी एटीपी क्या हो रही है? आपकी बन रही है। यहाँ पे भी आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? फॉस्फेट को डोनेट कर रहा है। ये भी रिएक्शंस आपकी, मतलब जो भी एनर्जेटिक वाले रिएक्शंस है, मतलब जहाँ पे एटीपी का बनना या एटीपी का निकलना हो रहा है, वो सब रिएक्शंस आपके इरिवर्सिबल हैं। और ऐसे रिएक्शन से तीन ही है। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा। वन थ्री बिस फॉस्फोग्लिसरेट से थ्री फॉस्फोग्लिसरेट का बनना, ये रिएक्शंस कैसा है इसको भी आप बताइए। और अगला ऑप्शन है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट का बनना। बताइए फटाफट क्या आंसर लगाया? थर्ड वाला लगाया? फोर्थ वाला क्यों नहीं है सारिणी, जो भी बोल रहा है? तो नीचे वाले में फॉस्फेट नहीं है? तो फिर और कोई बताना चाह रहा है? अरे भाई, सब लोगों ने आंसर किया हुआ, ये डिस्कशन का आंसर सिर्फ बताने के लिए नहीं है। हाँ जी।
हाँ, तो उसको आप बताइए कि सर ऐसा है, इस तरीके से हमने सोचा हुआ है। ये क्वेश्चंस का जो मीन है ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या है? मतलब नॉर्मली पूछ रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जो दोनों डायरेक्शंस में हो सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कुछ-कुछ रिएक्शंस आपको बताए थे जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। तो चारों में से कौन-कौन से रिएक्शन आपकी इरिवर्सिबल, अगर आपको ये पता चल जाएगा, तो आप ये भी बता पाएँगे कि कौन-सा रिवर्सिबल है, नहीं है। इरिवर्सिबल कौन-कौन से ये याद है कि नहीं? कौन-कौन से? गुड। नहीं, नहीं, पहले आप मुझे वो नाम बताइए, वो 3 रिएक्शंस जिनसे जो कि आपके ग्लाइकोलिसिस में इरिवर्सिबल हैं। तो पहला आपने बता दिया। हाँ? वेरी गुड। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, फिर इसके बाद फ्रक्टोज फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बनना, और तीसरा पीईपी से पायरुवेट का बनना। अगर ये आपको याद है तो चौथा ऑप्शन क्लियर है आपको। फिर दिक्कत कहाँ पे है? और ये तीनों रिएक्शंस मैंने आपको लिखवाया था, इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज फॉस्फेट मतलब 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बनना, पीईपी पायरुवेट फॉस्फेनॉल पायरुवेट से आपका पायरुवेट का बनना। ये तीनों आपके कैसे हैं? इरिवर्सिबल काइंड के रिएक्शंस हैं। तो इन तीनों को आप देख लीजिए, ये आपका है, इसके बाद ये आपका है, फिर इसके बाद आपका ये आपका है, तो बचा कौन? दिस वन। तो आंसर नंबर सी क्या होगा इसके लिए? राइट आंसर हो जाएगा। कितने लोग का सही हुआ, ईमानदारी से बताइए। बाकी लोग चले गए क्या? किसी का आंसर नहीं आ रहा, मतलब कोई जवाब नहीं आ रहा। अरे भाई, आप लोग बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हाँ आप लोगों ने क्या चीज़ से समझ करके लगाया था। ऐसे क्वेश्चंस को याद कर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जब पूछा जाए ना, तो आप एक अप्रोच लगाया कीजिए। जैसे सपोज यहाँ पे पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल रिएक्शन। आपके दिमाग में अगर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं याद आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं है। आपको हाईलाइट करके ग्लाइकोलिसिस पढ़ाने के टाइम पे मैंने इरिवर्सिबल रिएक्शन लिखाया था, आपको वो याद रहना चाहिए। अगर वो याद है तो आप बाकी एक को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। ऐसे ही जब आपसे स्टेटमेंट ये पूछा जाए कि कौन-सा स्टेटमेंट इनके बारे में सही नहीं है, या कौन-सा स्टेटमेंट इनके बारे में सही है, तो आपको उस टाइम पे उसके नेगेटिव वाले पॉइंट को भी ध्यान रखना होता है कि अच्छा, अगर हमको वो याद नहीं है एग्ज़ैक्टली कि कौन-सा सही नहीं है, तो कौन-कौन से सही हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। ऐसे करके भी आप क्वेश्चंस को फ़िल्टर आउट करके लगा सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे होता क्या है कि सारी चीज़ें आप जो पढ़े रहते हैं, वो एक्यूरेटली आपके ब्रेन में याद, मतलब माइंड में आपके चलती नहीं रहती हैं। और एग्ज़ाम का ऐसा प्रेशर होता है कि अगर आपको एग्ज़ाम में कोई चीज़ भूल गया ना, तो फिर आप उसको उस टाइम पे याद नहीं कर पाएँगे, आप कितनी कोशिश कर लीजिए। तो इसलिए आपको पेपर को सॉल्व करने का जो अप्रोच है, वो इस तरीके से करना चाहिए। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप किसी क्वेश्चन्स को सही कर रहे हैं ना, तो ये सही करने से साथ-साथ में आपको ये भी देखना होगा कि बाकी ये 3 ऑप्शन जो हैं, वो गलत क्यों हैं? क्या आपके पास इनके गलत होने का प्रॉपर जस्टिफिकेशन है? तो आपके मन में आएगा कि सर इतना टाइम कहाँ होता है एग्ज़ाम में कि हम उसको इस तरीके से देखें। डेफ़िनिटली टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिस ऑप्शंस को आप सही मान के चल रहे हैं, उसके साथ-साथ में बाकी जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं, उनको भी आपको चेक आउट करना होगा कि वो गलत के लिए सही हैं तो नहीं, सही हैं कि नहीं है। अगर लगे कि हाँ, वो गलत नहीं है, ये भी सही हो सकता है, तो फिर आपको अपना आंसर चेंज करना चाहिए। ऐसा आप अगर रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस के गलत होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। Which of the following statement is not true about the glycolysis? यूनिवर्सल पाथवे ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो स्टेटमेंट सही है। फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस क्या लगेगा? हाँ, पूछिए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने, नहीं, नहीं, हम समझ गए आपकी प्रॉब्लम को। ग्लाइकोलिसिस का अगर आप इमेज देखिए, मतलब फ़ोटो जो भी फिगर आपके बुक में बन रखा है, आप देखेंगे तो आपके 10 स्टेप्स में से 7 स्टेप्स में रिएक्शंस में आपको ऐसे लगा हुआ होगा, जबकि 3 स्टेप्स के रिएक्शंस होंगे जो कि आपको सिर्फ ऐसे लगा होगा। और वो ऐसे वाले जो एरो है ना, वो यही,
नहीं, रिवर्सिबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कहाँ लगा है रिवर्सिबल का सिंबल? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 बिस फॉस्फेट, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सिंगल हाइड्रोड एरो लगा रहता है, कहाँ देख लिया आपने डबल हेडेड का? एटीपी यूज नहीं, एटीपी बनता है यहाँ पे। ये दोनों स्टेप्स में एटीपी आपका लगता है, और इस वाले स्टेप्स में एटीपी आपकी बनती है। नहीं, वो रिएक्शन आपका इरिवर्सिबल नहीं है। उसके पीछे का केमिस्ट्री थोड़ा अलग है। क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो फिगर जो मैंने आपको फोटो दिया हुआ है, अगर उस फोटो में अगर ऐसा है तो वो गलत है। आप बुक में से देख। एक 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 करके पूछे, क्या पूछ रहे पहले? प्रियंका बोल, हाँ, क्या क्या बोल रही हैं? नहीं नहीं, तीसरा भी है आपका, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 बिस फॉस्फेट भी। ये आपको फिगर बुक का अगर मिलेगा तो आपको मतलब बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको इरिवर्सिबल का साइन लगा हुआ मिलेगा। अगर जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया हुआ है और आपको बताया भी था, मान लीजिए अगर फिगर में ऐसा कुछ है तो वो फिगर मतलब ऐसे रेफरेंस बुक का नहीं होगा, तो इसलिए मिस्टेक है। उसको अगर है तो उसको आप बना लीजिए। स्टेप नंबर क्या? इरिवर्सिबल का जो कॉन्सेप्ट है वो, उसके पीछे दो लॉजिक है। नंबर पहला है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी रिएक्शन जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन पे सिर्फ होती है, वो एनर्जी डिपेंडेंट होती है। या तो वहां पे एनर्जी लग रही होगी, या तो एनर्जी वहां पे कंज्यूम हो रही होगी। मतलब कि अगर पायरुवेट बन गया है तो पायरुवेट से फॉस्फोइनल को पायरुवेट से फिर से बनाना, उसको वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता है। उसको कन्वर्ट होने के लिए अगर आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि वहां पे पायरुवेट से फॉस्फोइनल पायरुवेट को बनाने से पहले एक एक्स्ट्रा एंजाइम लगता है, और वहां पे एटीपी खर्च होती है, तब जाकर वो कन्वर्ट हो पाता है। तो अगर कोई भी रिएक्शंस जो कि आपका, जिसके लिए डायरेक्टली कोई एंजाइम नहीं है और डायरेक्टली वहां पे एनर्जी का इनपुट हो रहा होगा, तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। ये तीनों जो रिएक्शंस आपको पढ़ाए जाते हैं, ये वाले, इन तीनों रिएक्शंस का रिवर्स में जाना पॉसिबल नहीं है। सेल उसको फेवर नहीं करता, क्योंकि वहां पे मतलब कि जो थर्मोडायनेमिक कंडीशंस है वो सुटेबल नहीं होती उनको उनको रिवर्स कराने के लिए। एनर्जी बन रही है तो जब वो रिवर्स होगा तो एनर्जी फिर लगना होगा ना उसके लिए। तो सेल ऐसा काम क्यों करेगा? ये तीनों ही तो इरिवर्सिबल में है, यही तो बता रहा हूँ। ये भी इरिवर्सिबल है, ये भी इरिवर्सिबल है, ये भी इरिवर्सिबल है, सिर्फ ये नहीं है। हम समझ गए। हमारी बात को समझने की कोशिश करो। हमने आपसे बताया कि सेल्स में कोई भी रिएक्शंस इरिवर्सिबल कैटेगरी में तब डाली जाती है जब वो एनर्जी डिपेंडेंट हो। एनर्जी डिपेंडेंट का मतलब दोनों होता है, या तो एनर्जी वहां पे लग रही होगी, या तो एनर्जी वहां पे खर्च हो रही होगी। दूसरा कंडीशन ये होता है कि उसको डायरेक्टली रिवर्स करने के लिए कोई एंजाइम नहीं होगा। आप जब ग्लूकोनेयोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिला होगा कि पायरुवेट का डायरेक्टली फॉस्फेनल पायरुवेट में, मतलब ये जो प्रोसेस है ना, ये डायरेक्टली ऐसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए वाया होकर जाना पड़ता है, यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा तब जाकर के ये फिर बनता है। ये बन तभी मैंने आपको बताया कि दो फैक्टर होते हैं, सिर्फ एनर्जी डिपेंडेंट नहीं। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, बात को पूरा सुनोगे नहीं। जो मन में बस चल रहा है बस उसी को लेके बैठे रहोगे। मैंने बोला आपको कि सेल्स में किसी भी रिएक्शंस को इरिवर्सिबल की कैटेगरी में रखने के लिए दो फेजेस हैं, दो पैरामीटर्स हैं। जिस चीज को सेल्स फेवर अगर नहीं करेगा तो वो रिवर्स नहीं फॉर्म में नहीं जा पाएगा। पहला सबसे प्राइम जो है फैक्टर, वो है आपका एटीपी का, मतलब एनर्जी का। उसके साथ साथ में उनके लिए एंजाइम का पाया जाना।
ये सब एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं। कोई एंजाइम भी तो होना चाहिए ना जिसके लिए सबस्ट्रेट आपका 1,3-बिस-फॉस्फेट का काम करेगा तब तो ये कन्वर्ट हो पाएगा। क्यों नहीं है उसके पीछे रीज़न सिर्फ़ आप अभी ये समझ सकते हैं कि जैसे इन दोनों को समझने के लिए आप समझिए कि इन सब में एनर्जी कॉस्ट है। यहाँ पे अगर आपके दिमाग में लॉजिक आता है तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए अपने दिमाग में कि ये क्यों रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल क्यों नहीं है, उसके पीछे लॉजिक यही है कि डायरेक्टली 1,3-बिस-फॉस्फेट को बाइंड करके 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट जो हो रहा है, आपका ये वाला रिएक्शंस, इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए कोई सूटेबल एंजाइम नहीं होगा जिसकी वजह से सेल ऐसा नहीं कर पा रहा है। और उसके पीछे और कोई ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है कि हाँ कोई एग्जैक्ट फैक्टर हो कि हाँ ये है तो इसलिए है और ये नहीं है तो इसलिए है। ये सारी जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इन सब के लिए अलग-अलग से आपको क्या किया जाता है, थर्मोडायनामिक के एस्पेक्ट से रिएक्शंस कराए जाते हैं। देखा जाता है कि हाँ, कौन-सा रिएक्शंस फॉरवर्ड में हो रहा है, कौन-सा रिएक्शंस बैकवर्ड में हो रहा है। तब जाकर के ये स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं। ठीक है? तो आपको जो याद रखना है वो आप याद रखिए, वो है ये कि 3 स्टेप्स जो हैं वो बेसिकली आपके क्या हैं, इरिवर्सिबल हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना। दूसरा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बनना। तीसरा है पीईपी से फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना। ये तीनों ही रिएक्शंस आपके ग्लाइकोलाइसिस में ऐसे हैं जो कि रिवर्स बैक नहीं हो सकते हैं, ये आपके इरिवर्सल कैटेगरी में आते हैं। So out of a 10 reactions in a glycolysis pathway, there are 3 steps or 3 reactions which are irreversible. Remaining 7 are reversible in nature. तो आपसे इरिवर्सिबल के बारे में ही एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट किया गया, रिवर्सिबल पूछा गया और आपको 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो इरिवर्सिबल के दिए गए हैं। तो अगर आपको इरिवर्सिबल याद होता तो आप आसानी से सवाल को कर पाते। ठीक है? इतना लंबा डिस्कशन हुआ है तो होपफुली कि अभी आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बारे में प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए और आपके दिमाग में ये आंसर ही याद हो जाना चाहिए कि हाँ, इरिवर्सिबल टाइप के कौन-कौन से हैं। आगे बढ़ें? ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। इसके पहले किसी ने क्वेश्चन पूछ करके इतना पूरा टाइम चला गया वहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आपके 2 ऑप्शंस तो ये सही हैं, इस स्टेटमेंट के बारे में सही है। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन डिपेंडेंट। इन दोनों में से क्या लगाएँ कि सही हो जाएगा, ऑक्सीजन डिपेंडेंट या ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट? ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पूछ रखा है, नॉट ट्रू। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्या लगाएँ। ये स्टेटमेंट सही है इसके बारे में। ग्लाइकोलिसिस को लेकर के पूछा है नॉट ट्रू, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा, सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलती होते हैं जहाँ पे नॉट ट्रू पूछ करके सही स्टेटमेंट देता है और बच्चे वहीं पे तुरंत का तुरंत क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये 3 स्टेटमेंट ग्लाइकोलिसिस को लेकर के सही है। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है, दैट इज द ऑक्सीजन डिपेंडेंट होना। आपने पढ़ा है कि ग्लाइकोलाइसिस में कहीं पे भी ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये प्रोसेस आपका एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही सेम तरीके से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कौन सा एंजाइम इसमें से ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है? हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पाइरुवेट काइनेज एंड फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, बताइए। वाह, मतलब जो रहेगा उसी पे आपका ऑप्शन आएगा, हाँ? थर्ड है पाइरुवेट काइनेज, मतलब पीईपी से पाइरुवेट को बनाना, ये रेगुलेट नहीं करता। हेक्सोकाइनेज जहाँ पे एटीपी खर्च हो रही है, फॉस्फोप्रोटोकाइनेज ये भी आपका वही है। ये तीनों एंजाइम आपके जो हैं वो रेगुलेटरी एंजाइम हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। टोटल नंबर ऑफ एफएडीएस मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से एफएडीएस मॉलिक्यूल्स कितना बनेगा, यही आपसे पूछ रहा है, बताइए। 4, 3, 2, 6। ओके, एफएडीएस का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ टीसीए साइकिल में होता है और आपने देखा है कि एक टीसीए साइकिल में एक बेसिकली आपका एफएडीएस मॉलिक्यूल्स बनता है। सो चूंकि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, आपका 2 पायरुविक एसिड बनेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये साइकिल 2 बार चलेगी, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर, शायद ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, ग्लूकोज आंसर लगाया होगा आप लोगों ने। स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, डीएनए सब पॉलीमर होते हैं यहाँ पे।
व्हाट इज द केमिकल मैकेनिज्म बाय विच सेल मेक पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर्स? केमिकल मैकेनिज्म क्या है मोनोमर्स से पॉलीमर के बनाने का? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज नहीं, हाइड्रोलाइसिस, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, आयनिक बॉन्ड मोनोमर एंड द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रिजेस बिटवीन मोनोमर्स। ये दोनों ऑप्शंस पहले ही गलत हो जाएंगे। वेरी गुड। आपने देखा है कि जैसे अगर आपका अमाइनो एसिड का बॉन्ड अगर बन रहा होगा तो वहां पे भी आपके वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, निकलते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं अगर वो ऐड होते हैं तो वहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मींस पॉलीपेप्टाइड बनता है, पॉलीसेकेराइड बनता है तो वहां पे भी क्या होता है आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। सो बेसिकली क्या है, दैट इज द डीहाइड्रेशन काइंड ऑफ रिएक्शन, मींस ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या है, राइट है। कितने लोग का सही हो रहा है फटाफट ये बताते रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू कंप्लीटली हाइड्रोलाइज अ पॉलीमर दैट इज 11 मोनोमर लॉन्ग? 11 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल से मिलकर। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई किसी का आंसर इससे अलग? अगर यहीं पे ये वर्ड आ जाता कि ये मॉलिक्यूल आपका सर्कुलर है तब क्या होता? वैसे यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब कि आपने इसको लीनियर मान लिया है। कभी-कभी सवाल में ऐसे सर्कुलर करके भी देता है कि कोई मान लीजिए एक पॉलीमर मॉलिक्यूल जो कि सर्कुलर नेचर है और वहाँ पे मोनोमर की संख्या कितनी है, 11 है, तो कितना लगेगा? तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। लीनियर में ये फर्स्ट एंड लास्ट वाले जो होते हैं वो आपस में लिंक्ड नहीं होते, दैट इज़ व्हाई हमेशा बॉन्ड की संख्या क्या होती है, n-1 होती है। कितना होती है? n- फार्मूला लिखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन लीनियर पॉलीचेन या पॉलीमर्स, तो उसके लिए है n-1, जहाँ पे n क्या होगा आपका, नंबर ऑफ मोनोमर होगा। सर्कुलर के लिए क्या होता है, दैट इज द n, जितना आपका सर्कुलर मतलब n नंबर होगा उतने ही क्या होंगे आपके बॉन्ड होंगे। तो अगर ये आपका पॉलीमर सर्कुलर अगर होता तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता, दैट इज द 11। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है सर्कुलर के लिए, दैट इज वाई आप इसको लीनियर मान के चलेंगे। और उस केस के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा, दैट इज द 10 मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द रिलेशन बिटवीन द डिहाइड्रेशन रिएक्शंस एंड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस? डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में सबसे अच्छा रिलेशंस क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। डिहाइड्रेशन रिएक्शंस असेंबल पॉलीमर एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस ब्रेक डाउन पॉलीमर, ये स्टेटमेंट सही है गलत? डिहाइड्रेशन रिएक्शंस असेंबल पॉलीमर, बिल्कुल डिहाइड्रेशन रिएक्शन होने से पॉलीमर का बनना होता है। और हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ये स्टेटमेंट आपका क्या सही है? मैक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिकुलर सिंथेसिस occurs through the removal of water and digestions occur through the addition of water। पूछ बोल रहा है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का जो बनना होता है वो वाटर के रिमूवल से बनता है होता है, और जबकि जो डाइजेशन अगर होना होगा उसके लिए वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। ये स्टेटमेंट से आप लोग सेटिस्फाइड है, मतलब कि सही है? चलिए, और डिहाइड्रेशन रिएक्शंस अकर ओनली आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाइड्रोलिसिस क्रिएट, सॉरी, पहले सबको पढ़ लें फिर सही गलत लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि मैक्रोमोलिक्यूल जो सिंथेसिस है उसके लिए वाटर का रिमूवल होता है। यहाँ तक तो लाइन आपको ये समझ में आ रही है, जैसे पॉलीमर बनने के लिए आपका वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। आपको कंफ्यूज जो करेगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लाइन, उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिहाइड्रेशन रिएक्शंस अकर ओनली आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ये तो गलत है। और इसके साथ साथ में हाइड्रोलिसिस क्रिएट मोनोमर एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शंस ब्रेक डाउन पॉलीमर, यहाँ पे ये लाइन तो सही थी, हाइड्रोलिसिस क्रिएट्स मोनोमर, हाइड्रोलिसिस जब होगा तो मोनोमर बनेगा। लेकिन डिहाइड्रेशन रिएक्शंस ब्रेक डाउन पॉलीमर, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये करने से पॉलीमर बनता है ना। ये वाली लाइन तो ठीक थी, हाइड्रोलिसिस जब होगा तो क्या होगा, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे किसे, मोनोमर। लेकिन डिहाइड्रेशन रिएक्शंस ब्रेक डाउन पॉलीमर, ये गलत है, ये वाला पार्ट आपका गलत है। वैसे ही यहाँ से लेकर के यहाँ वाला लाइन तक का पूरी तरीके से सही है कि पॉलीमर्स का बनना मतलब कि मैक्रोमोलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। यहाँ तक तो लाइन आपके सही है। क्या ये लाइन डाइजेशन अकर्स थ्रू द एडिशन ऑफ वाटर, क्या ये लाइन सही है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि डाइजेशन में बॉन्ड ब्रेकआउट होते हैं, और बॉन्ड को ब्रेकआउट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, प्लस लगता है। सो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है इसके लिए। सो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। कितने लोग का कौन सा क्वेश्चन है सही है?
वेरी गुड। जितने लोगों ने ये क्वेश्चन का सही आंसर किया, इसका मतलब कि थोड़ा वो क्वेश्चंस को समझना शुरू कर दिए हैं और उनकी समझ थोड़ी अच्छी है। जल्दबाजी करेंगे तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत ट्विस्ट दिया गया था। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस यहाँ से लेकर यहाँ तक सही है, ये गलत है। ये तो खैर एकदम पूरी तरीके से गलत था। ओके, ये कुछ कॉमन लॉजिक टाइप का क्वेश्चन था जो कि आपकी समझ को बताता है कि आपने कितना समझा है डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन काइंड के रिएक्शंस को लेकर के, और उनका कितना रिलेशन आप बना पा रहे हैं। बार बार आपको पढ़ाया जाता है कि अच्छा डिहाइड्रेशन हुआ तो मॉलिक्यूल बना, डिहाइड्रेशन हुआ तो मॉलिक्यूल बना। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन नाइट्रोजन? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च आपका ग्लूकोज का है, ग्लाइकोजन ये भी ग्लूकोज का है, सेलुलोज ये भी ग्लूकोज का है, एमाइलोपेक्टिन ये भी ग्लूकोज का है। तो बचा क्या आपका काइटिन, जो कि हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में आता है। ये सब, सॉरी, ये सारे आपके क्या हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स में आते हैं। तो आपको बताया गया था पॉलीसेकेराइड्स में दो कैटेगरी, दैट इज होमो और दूसरा हेटेरो। हेटेरो का मतलब होता है कि जब ग्लूकोज के अदर देन कोई मॉलिक्यूल्स वहाँ पे जुड़ा हुआ हो, या इसको बोल सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोनेट के मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है? हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? वेरी गुड, CnH2n और ON, या इसको बोल सकते हैं CH2O का होल n, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? वेरी गुड। इसका मतलब आपने ये देखा कि कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स में तीन ही एलिमेंट पाए जा रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीन के अलावा और कोई अगर एलिमेंट पाया जाएगा तो उसको आप बोलते हैं हेटेरो पॉलीसेकेराइड या हेटेरो कार्बोहाइड्रेट। तो जब यहाँ पे नाइट्रोजन या यहाँ पे आपका फॉस्फेट, अगर इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल्स आपका जुड़ जाता है तो उसको आप बोलते हैं हेटेरो। तो काइटिन आपका एक हेटेरो काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में आता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल वॉल कंपोजिशंस माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसके लिए, सही हो जाएगा। चलिए, अ मॉलिक्यूल विद द केमिकल फार्मूला ऑफ C6H12O6 इज प्रोबेबली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, मोनोसेकेराइड्स है, ए और बी है, और ए बी सी तीनों है, क्या है? हाँ जी। हाँ, ए सी। इसी क्वेश्चन में डाउट है, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। आपको ये जो फॉर्मूला आपको दे रखा है किसका है, दैट इज, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए, हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं आपकी बात को। डाउट क्यों हुआ पहले ये हम जानना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब लिपिड को लेकर के कैसे, मतलब कि आपके आपके हिसाब से अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता ए और सी तो शायद मेरे ख्याल से सब लोग वही लगा करके आते, है ना? वेरी गुड। तो मतलब कि आपके अकॉर्डिंगली ये ए और सी ऑप्शंस दिखा नहीं, और आपको लगा नहीं कि ये जो बी वाला ऑप्शन दे रखा है लिपिड, ये भी आपका फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो इसके हिसाब से आपको लगा कि डाउट है। लिपिड का कोई फॉर्मूला बताएगा? वैसे लिपिड मैंने पढ़ाया नहीं है। हाँ जी, कोई आप में से, किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? अरे वो तो हम समझ रहे हैं। पॉलीमर की चेन होती है वो ठीक है, मतलब है क्या जैसे, हाँ, हम्म, अच्छा एक मिनट, क्या बोला आपने, CH3? यही बोल रहे हैं? अच्छा, ओके, चलिए, इनका भी लिख लेते हैं। CN
वेरी गुड। यहाँ पे एन नहीं है? ये जो फ़ॉर्मूला आप बताई हैं, उस वाले फ़ॉर्मूले में यहाँ पे एन नहीं है? हाँ जी। अरे! कौन बता रहा है जो बताएँ? हुँ? किसी किसी भी मॉलिक्यूल्स का फ़ॉर्मूला आप लोगों को मालूम है? किसी भी मॉलिक्यूल्स का, जैसे लिपिड मॉलिक्यूल का? चलिए कोई नहीं, अगर इस वाले फ़ॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला क्या दिखाता है आपको? जैसे इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी फैटी एसिड जो होगा, ये फैटी एसिड की बात कर रहा है कि वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगा और यहाँ पे डायरेक्ट बाद में क्या होगा आपका कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा, ये तो इसकी बात कर रहा है, ये वाले की। यहाँ पे पहला वाला जो कार्बन होगा क्या होगा आपका CH3 होगा, बाकी सब बीच में क्या होंगे CH2 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 होंगे और एक ग्रुप में क्या होगा आपका यहाँ पे लगा हुआ होगा, दैट इज द कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा। ये फैटी एसिड का फॉर्मूला है, ना कि लिपिड का। लिपिड का कोई जनरल फार्मूला क्या है? हाँ। यहाँ पे ऑप्शंस नंबर दे रखा है ए और बी ओनली, सिर्फ और सिर्फ, मतलब ए और ये सही होना चाहिए, या सिर्फ आपका ये सही होना चाहिए, या फिर आपको ये दे रखा है ABC। तो ABC में मतलब आपका ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा, मतलब कि लिपिड भी, कार्बोहाइड्रेट भी, मोनोसेक्राइड भी। ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, ये फार्मूला किसका, दैट इज द ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट भी है और एक मोनोसेक्राइड का मॉलिक्यूल भी है। ये दोनों बातें यहाँ पे फिलफुल हो रही हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, दैट इज द ए एंड सी। लिपिड मॉलिक्यूल के लिए आपको डाउट हो रहा है कि लिपिड मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ऐसा है कि नहीं है। ओके। सो बेसिकली अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले को भी अगर हम लोग यहाँ पे लेकर चलेंगे, अगर इसको और लेकर देख लेते हैं, अभी शायद ये फॉर्मूला इन्होंने कंप्लीट बताया नहीं। अगर यहाँ पे ये एन अगर लिखा हुआ है तो ये फार्मूला और जो कार्बन का फार्मूला है, दोनों आपके सेम हो जाएंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो ऐसा ही रेशियो आएगा जो कि आपका उसके लिए आना चाहिए। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिपिड के लिए नहीं है, ये फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का है। रेशियो डेफिनेटली सही हो सकता है, लेकिन ये वाला एग्जैक्टली जो फॉर्मूला होगा आपका कोई लिपिड मॉलिक्यूल्स का नहीं है, इसके लिए डाउट है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है। सो दैट इज वाई अगर आप में से जिन लोगों ने ए और बी के अलावा ए बी लगाया होगा या फिर आपका ABC लगाया होगा, लाइक है, जैसे इसको छोड़ करके जो भी ऑप्शंस आप लोगों ने लगाए होंगे, ये वाला आंसर आपको सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दे रखा है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और यहाँ पे ये लिपिड का नाम दे रखा है। ओके। हालांकि हालांकि नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी सही है, मोनोसेकेराइड भी सही है। हाँ, मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है C6H12O6। जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट लगाया है उनका भी सही है, मोनोसेक्राइड जिन्होंने लगाया है उनका भी सही है, और जिन्होंने ए और बी करके लगा दिया है वो गलत माना जाएगा। ABC अगर आपने लगाया तो सही है, क्योंकि आपके दिमाग में ये बना होगा कि आपका ए और सी सही है, तो बी आपको आपको पता नहीं था, लेकिन फिर भी आपने लगा दिया अकॉर्डिंग टू द आंसर। तो अगर ऐसा आपने किया तो सही है, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज को लेकर के क्या दोनों सही है? दे आर बोथ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज से मिलकर के बने होते हैं, बस लिंकेज का फर्क होता है। एक में लिंकेज अल्फा होगा, एक में लिंकेज क्या होगा, बीटा होगा। वैसे स्टार्च में लिंकेज कैसा है, अल्फा या बीटा? हाँ जी, आपको बताया था स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में सबके सब जो कंफर्मेशन होंगे लिंकेज के, वो बीटा होगा, और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में कैसा होगा, अल्फा होगा। तो स्टार्च क्या है, स्टोरेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा। सेलुलोज क्या है, स्ट्रक्चरल है, क्या होगा, बीटा। ये दोनों ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर,
दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नहीं ऐसा नहीं होता। दे कैन बोथ डाइजेस्ट बाई ह्यूमन, नहीं ऐसा नहीं है, एक हो सकता है लेकिन एक नहीं हो पाएगा। दे आर बोथ द यूज ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट, नहीं ये एक स्टोरेज है एक वो है। दे आर द बोथ, नो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर पहला इससे सही है, दे बोथ आर द पॉलीमर ऑफ अ ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सेलुलोज, इसमें से कौन सा सेलुलोज के लिए सही है। सेलुलोज एक क्या है, बेसिकली आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जहाँ पे लिंकेज कैसा होगा, बीटा होगा। सो इट इज अ पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ अ सुक्रोज, गलत है। इट इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, गलत है। इट इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, गलत है। इट इज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल, सही है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। ओके, ह्यूमन कैन डाइजेस्ट स्टार्च बट नॉट सेलुलोज बिकॉज, हम लोग स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन सेलुलोज को नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों, जल्दी बताइए क्या आंसर किया है, टाइम बहुत हो रहा है। ऑप्शन सी लगाया है आपने। ओके, चलिए ऑप्शन पढ़ देते हैं। द मोनोमर ऑफ स्टार्च इज ग्लूकोज वाइल द मोनोमर ऑफ सेलुलोज इज गैलेक्टोज, गलत ऑप्शन है ये। ह्यूमन हैव एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज द बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ स्टार्च, स्टार्च में बीटा होगा, स्टार्च आपका स्टोरेज है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है। ह्यूमन हैव एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज द अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ स्टार्च, ये सही है। स्टार्च का आपका लिंकेज कैसा होगा, अल्फा। बट द बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ अ सेलुलोज, ये स्टेटमेंट आपका सही लग रहा है। ह्यूमन हर्बल स्टार्च डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये तो पूछ रहा कि इसमें से क्यों नहीं होगा, तो इसके लिए तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। द मोनोमर ऑफ स्टार्च इज ग्लूकोज वाइल द मोनोमर ऑफ सेलुलोज इज माल्टोज, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितने लोगों का सही है ये, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए ट्रिक था, अगर आपके पास ये ट्रिक नहीं रहेगा कि स्ट्रक्चरल और स्टोरेज वाला मीन्स अल्फा और बीटा कहाँ पे होगा, तो आप इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज जाएंगे और गलत करके चले आएंगे। और ऐसे ऑप्शंस आपको CSIR के पार्ट सी में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बारीकी माइनर मिस्टेक होगी, आपको पढ़ करके लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा लेकिन वो गलत होगा। आपको इस वाले क्वेश्चंस को सही करना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी समझ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं होगी तो आप ऐसे क्वेश्चंस को निकाल नहीं पाएंगे, तुरंत के तुरंत गलत हो जाएंगे आप। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अमाइनो एसिड एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास अमाइनो एसिड नहीं है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है तो होता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एक बेसिकली क्या लिपिड है, और लिपिड मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बाकी सब क्या है, आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। The bonding of a two amino acid molecule to form a large molecule require a release of water molecule, ठीक है, सही है। हम्म, चलिए, देर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, व्हाट मेक वन अमाइनो एसिड डिफरेंट फ्रॉम अदर। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, उनमें से सबका आपस में डिफरेंसेस क्या है। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में कुछ, वेरी गुड, साइड चेन जो आर वाली ग्रुप होती है वही डिफरेंट होती है, तो कहाँ है आर ग्रुप, ये है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चंस को तो तुरंत छोड़ना ही नहीं है आपको। पॉलीसेकेराइड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिमिलर इन दैट दे, ये तीनों के तीनों क्या है, आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं। और इनकी सिंथेसिस जो होती है वो बेसिकली कैसे होगी, डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द मोनोमर बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। देखिए फिर से कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। यहाँ पे भी लिख रखा है सिंथेसाइज हो रहा मोनोमर से, यहाँ पे भी लिख रखा है, लेकिन सिर्फ प्रोसेस का डिफरेंस है, डिहाइड्रेशन का, हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस अगर होगा तो ब्रेक डाउन होगा, जो कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होगा तो सिंथेसिस होगी, जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत ही बारीक वाले क्वेश्चंस डिजाइन थे, अगर थोड़ी सी भी समझ गड़बड़ाएगी तो सवाल आप गलत करके चले आएंगे। अल्टरनेटिंग, altering which of the following level of structural organizations could change the functions of a protein, इनमें से कौन से, सिर्फ टर्सरी, ऑल ऑफ द above क्यों नहीं है। अगर प्रोटीन का, अगर प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या चेंज नहीं होगा, चेंजेस फंक्शन। वेरी गुड, बेस तो वही है।
अमाइनो एसिड के जो सीक्वेंसेस होते हैं, प्रोटीन को डिसाइड वही करता है। अगर एक भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अगर चेंज हो जाएगा तो वो प्रोटीन प्रोटीन नहीं रह जाएगी। आपने लिसन 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 जस्ट अ मिनट, सिकल सेल एनीमिया आपने पढ़ा, और वहां पे आपको बताया जाता है कि जो बीटा चेन होती है उसमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड का डिफरेंसेस आता है। वो जो अमाइनो एसिड का डिफरेंसेस आया वो कौन से लेवल में? प्राइमरी ही ना। अरे भाई, किसी भी प्रोटीन का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वही तो डिसाइड करता है कि वो प्रोटीन कौन सी है। तो अगर आप उसके प्रोटीन के सीक्वेंसेस में अमीनो एसिड में कोई चेंजेस लाएंगे तो प्रोटीन का फंक्शन चेंज नहीं हो जाएगा? अरे तेरी एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो उस वाले एक्सपेरिमेंट से आपने क्या समझ लिया? वाह, वेरी गुड। टर्सरी भी होता है, सिर्फ टर्सरी नहीं होता। टर्सरी भी होता है और सिर्फ टर्सरी में बहुत फर्क है। मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा हूँ उसका आप आंसर कीजिए। आपकी प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर में है, लेकिन अगर आप प्रोटीन के सीक्वेंस को अल्टर करेंगे तो क्या वो प्रोटीन वही फंक्शन कर पाएगी? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो भी तो ऐसे क्वेश्चंस आपके इसी चेक करने के लिए दिए जाते हैं कि आपकी समझ कितनी बन रही है। आप ये समझिए कि प्रोटीन के किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कोई अल्टरेशन अगर आप करेंगे तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज वाई सारे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स को आपको इम्पोर्टेंटली पढ़ाया जाता है। ये बात अलग है कि प्रोटीन अपने फंक्शनल स्टेट में टर्सरी एंड क्वार्टरनरी में आती है। इट डजेंट मीन कि सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है। अगर नहीं कॉन्सेप्ट था तब उसको समझ जाइए। हाँ, आप हमारे इस सवाल का सिर्फ जवाब दे दीजिए, हम आपकी बात को समझ जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया की कंडीशंस में क्या होता है? हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन बस आपने पढ़ा ना। आप पॉइंट म्यूटेशन जो पढ़ते हैं, डिलीशन म्यूटेशन जो पढ़ते हैं, वो कौन से लेवल में चेंजेस आती है? टर्सरी में। वो सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं प्राइमरी में। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सर प्रोटीन तो फंक्शनल टर्सरी स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ टर्सरी स्ट्रक्चर में अल्ट्रेशन होने से फंक्शन खराब होगा, प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी ही डिसाइड, प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वही डिसाइड करती है कि एक्चुअली वो प्रोटीन कौन सी है। बाकी सारे सब क्या है? बॉन्ड है। ये क्वेश्चन सब लोगों का गलत होगा मेरे ख्याल से। अरे वाह, क्या बात है, असली हीरो तो सतीश है भाई। आला जवाब लगाया आपने। चलिए, आपने इस बात को प्रूव किया कि आप इस ग्रुप में मेच्योर पर्सन हैं, और 3 बार गेट क्वालीफाई हैं, और सीएसआईआर नेट क्वालीफाई हैं, और डीबीटी जेआरएफ भी क्वालीफाई हैं। वेरी गुड। सतीश के बारे में आप लोग बहुत कम लोग जानते हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। और कल जानकारी मिला कि ये पहले नेट क्वालीफाई कर चुके हैं और गेट क्वालीफाई कर चुके हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं, कोई नरेट और डायरेक्ट करने वाला नहीं था। अदरवाइज शायद कहीं अच्छी जगह पे ये होते। एनीवे, एट विच लेवल ऑफ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आर इंटरेक्शंस बिटवीन द साइड चेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली? साइड चेन का जो इंटरेक्शंस है, वो इंटरेक्शंस कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, या सबसे ज़्यादा क्या होगा? बताइए। फिर से ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टरनरी, लेकिन इसके लिए आंसर अलग है। प्राइमरी चेन में आपको साइड साइड वाले जो चेन होते हैं उनमें इंटरेक्शन होता हुआ दिखाई देता है क्या? वेरी गुड। तो आप मुझे ये बता दीजिए, अगर आर ग्रुप में इंटरेक्शन होता तो फिर आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्यों पढ़ाया जाता है कि सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं? आर ग्रुप का तो यहाँ पे भी है, आर ग्रुप तो यहाँ पे भी है। अगर आर ग्रुप के बीच का इंटरेक्शन होता है तो आपको केमिकल बॉन्ड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड क्यों पढ़ाया जाता है? और टर्सरी स्ट्रक्चर में क्यों पढ़ाया जाता है कि दुनिया भर के बॉन्ड आ जाते हैं?
और बॉन्ड किससे बनते हैं? साइड ग्रुप से बनते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड बनते हैं किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, और वो जो बॉन्ड बनता है किससे? साइड ग्रुप से ही। हाइड्रोफोबिक बनेगा, हाइड्रोफिलिक बनेगा, आयनिक बनेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। वो जिससे भी बनेगा किससे बनेगा? साइड वाले ग्रुप से। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में साइड ग्रुप से बॉन्ड बनता तो यहाँ पे आप पेप्टाइड बॉन्ड नहीं लिखती, फिर आप यहाँ पे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब भी लिखती। ठीक है जी। तो ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, दैट इज द टर्सरी। चलिए, दो क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया प्रोटीन को लेकर के। अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड दैट फंक्शन इन मेंटेनिंग अ पॉलीपेप्टाइड स्पेसिफिक थ्री डायमेंशनल शेप इज एन। वेरी गुड। और कोई क्या लगाया है? किसी ने हाइड्रोजन बॉन्ड भी लगाया है। मैंने आंसर, मैं कॉपी चेक कर रहा था, मुझे देखा था, याद नहीं है किसने। गुड। यहाँ पे आपको दे रखा है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट। ये जितने भी बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ अकेला यही है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है। सबकी नहीं हुई है, बुधवार को रिजल्ट पब्लिश होगा। इसके लिए आंसर है डाइसल्फाइड बॉन्ड। जिसने भी हाइड्रोजन बॉन्ड लगाया है उनका आंसर गलत है। किसने लगाया ये तो मुझे नहीं याद है, लेकिन कॉपी मैंने कुछ चेक किया तो उसी में मिला था। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज द। टर्सरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन है वो क्या है? बॉन्डिंग टुगेदर ऑफ अ सेवरल पेप्टाइड चेन बाय वीक बॉन्ड, ऑर्डर इन विच अमीनो एसिड्स आर जॉइंड इन पॉलीपेप्टाइड चेन, ये तो आपका हो जाएगा प्राइमरी का, ये तो गलत स्टेटमेंट है। यूनिक थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ अ फुल्ली फोल्डेड प्रोटीन, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अल्फा एंड बीटा, ये तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए है, ये भी गलत हो जाएगा, ये प्राइमरी के लिए था। ओवरऑल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड, ये तो आपका क्वार्टरनी के लिए हो जाएगा। और बॉन्डिंग ऑफ टुगेदर सेवरल पॉलीपेप्टाइड, ये भी। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी वाला सही है। यूनिक थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द फुल्ली फोल्डेड प्रोटीन या पेप्टाइड, ये टर्सरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन को बताता है। सारे प्रोटीन्स का अपना एक अलग अलग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो कि फोल्डेड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंटरेक्शंस स्टेबलाइज द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा ब्रिकेट सीड्स, ये तो आप लोग सब लोग कर दिए होंगे, क्या लगाया है उसके? अरे ये सेकेंडरी के लिए बात कर रहा है, किसके लिए? सेकेंडरी के लिए। वेरी गुड। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी से थोड़ा फिनिश करेंगे क्योंकि लैपटॉप की बैटरी अभी डेड होने वाली है और लाइट यहाँ पे पिछले कई घंटों से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसेकेराइड्स लिपिड्स एंड प्रोटीन। अच्छा, ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन क्लोन हो गया है, ये क्वेश्चन कंसिडर नहीं किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सेशन का, विच बॉन्ड्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन? पेप्टाइड बॉन्ड। ओके। चलिए, सो बेसिकली होपफुली कि आप लोगों ने, सब लोगों ने ठीक ठाक तरीके से इस सेशन को एंजॉय किया होगा और कुछ चीज़ सीखने को भी मिला होगा। आंसर्स के लिए आप वरी मत होइए, अगर आपके आंसर्स बहुत गलत हुए हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। इस सेशन का सिर्फ मतलब ये था कि आप अपने जो भी कॉन्सेप्ट लगा करके पेपर को सॉल्व करते हैं उनमें थोड़ा सा आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत हल्के-हल्के आपको स्लाइटली चेंजेस दे करके आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिनको आप बोलते हैं क्लोज़ली रिलेटेड ऑप्शंस। सीएसआईआर में या अदर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जो भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वो एक-दूसरे से बहुत मिलते-जुलते रहते हैं, तहाँ जहाँ से आपको फ़िल्टर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे ऑप्शंस को फ़िल्टर करने के लिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो नॉलेज है, बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ओके, इस सेशन से कुछ मुझे ये भी लगा कि कुछ लोगों को लेकर, कुछ लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ी मिसकॉन्सेप्शंस बनी हुई हैं, जो कि उनके दिमाग पे फिट हो चुकी है। तो आप उसको अच्छे से रिफ्रेश कीजिए, उनको रेक्टिफाई कीजिए और सही वाले जो कॉन्सेप्ट है उनको अपने कॉपी पे या अपने माइंड में इम्प्रिंट कीजिए, ताकि आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे वाले सेशन में आपके लिए अच्छी तरीके से यूजफुल हो सके। ओके, चूँकि अभी बैटरी हमारी लैपटॉप की डेड होने वाली है और लाइट का यहाँ पे इश्यू है, सो अभी ये सेशन को हम लोग बंद करेंगे। पेपर हमारा डिस्कस हो चुका है, बाकी कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बायोकेमिस्ट्री को लेकर के। और कल हमारा जो क्लास होगा वो बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस को लेकर के होगा, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट चेन को लेकर के। और इसके बाद आपकी बायोकेमिस्ट्री की मेटाबॉलिज्म वाला वाला जो पोर्शन होगा पूरा फिनिश हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी? हाँ, बिल्कुल। अनामिका, मेरे ख्याल से आप थी उस टाइम पे?
हाँ, बिल्कुल आप पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको मॉलिक्यूलर का जो भी पीडीएफ है आप उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। चलिए, ओके। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को जैसे इतने लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, अगर आप में आपस में कुछ दिक्कत होती है, तो आप ये सारी चीज़ें ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर मान लीजिए मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, किसी के पास अगर कोई पीडीएफ फाइल नहीं है, कोई वीडियो का लिंक नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ग्रुप में 35 लोग हैं, आप एक-दूसरे से हेल्प ले सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को ग्रुप में डालिए, जितने लोग पुराने वाले लोग हैं, वो सारी चीज़ों से अवेयर हैं, तो वो आपको अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे, उसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बताइए? हाँ जी, वो अब सिर्फ़ ऐप में ओपन हुआ करेंगे। वो सिर्फ़ सब अब एमएस बायोलॉजी के ऐप को, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप ऐप को अपडेट कीजिए, अपडेट माँग रहा होगा। हाँ, अपडेट्स थोड़ा अभी आजकल ज़्यादा आ रहा है क्योंकि नए-नए फीचर्स अपलोड हुए हैं उसमें, और एप्लीकेशंस में आपको वीडियो सारे चलेंगे। कोई दिक्कत, अनामिका कोई दिक्कत हो रही है क्या एप्लीकेशन यूज़ करने में? ओके, लैपटॉप से आप यूज़ करती हैं, कोई नहीं। एप्लीकेशंस में जो वीडियोज़ और पीडीएफ है उनको एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ज्योति, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐप्स को क्या कीजिए, अपडेट कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो फिर आप मुझे बताइए, फिर मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? और बाकी हाँ, ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट, गुड नाइट।